हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी 500 से ऊपर पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, फिर वैकेंसी पे बात करेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और शेड्यूल ए टाइप की कंपनी है। शेड्यूल ए महारत्न कंपनी टॉप में आती है। ये एक पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है। इसका कॉरपोरेट हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है और ये देश का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। साथ ही साथ देश का ही नहीं, ये दुनिया का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है जो सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन करता है। इसका जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सबसे ज़्यादा है। कॉरपोरेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसी का है, कोल इंडिया लिमिटेड का। और इसका मैन पावर 2.55 लाख अप्रॉक्सीमेटली है अभी की स्थिति के हिसाब से। ये जो है वो 345 माइंस को ऑपरेट करता है अलग अलग स्टेट में, जिसमें 85 माइनिंग एरियाज़ है टोटल और 8 इसका स्टेट है जहाँ पे ये फैला हुआ है। वो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आसाम। ये 8 स्टेट है। साथ ही साथ इसके 8 सब्सिडरीज़ हैं, जिसमें बीसीसीएल, सीसीएल ऐसे बहुत सारे सब्सिडरीज़ कंपनी है। 7 जो है वो कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी है, मतलब वो कोयला निकालने का काम करते हैं। एक जो है वो CMPDIL, वो काउंसलिंग करती है, साथ ही साथ रिसर्च करती है। तो ये जो कंपनी, ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसी। जी हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसी इस बार भी निकाल दिया गया है और 500 से ऊपर पोस्ट है जिसमें ये वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले मैं डिसिप्लिन की बात करूँ तो माइनिंग डिसिप्लिन से जो वैकेंसी निकाली गई है वो 253 सीट की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 117 वैकेंसी है। मैकेनिकल की बात करें तो 134 है। सिविल की 57 है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 15 है और जियोलॉजी का 12 सीट का वैकेंसी है। टोटल 500 से ऊपर वैकेंसी निकाला गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है एप्लीकेशन का वो 10/8 यानी 10 अगस्त से स्टार्ट होगा, यानी कल से स्टार्ट होगा और 1 महीने तक ये डेट चलेगा। मतलब लास्ट जो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं फ़ी के साथ वो 9/9/2021 तक आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं। टोटल 6 सबसे डिसिप्लिन है इसमें, जिसमें 5 डिसिप्लिन जो है वो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब इंजीनियरिंग के फील्ड है। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो या तो BE चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग, या फिर BTech चाहिए, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या फिर BSc इंजीनियरिंग चाहिए स्पेसिफिक रिलेवेंट ब्रांच में। और साथ ही साथ आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर आप 60% से कम है देन आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अब मैं बात करता हूँ जियोलॉजी के बारे में। जियोलॉजी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से थोड़ा अलग है, बट इसमें अगर आपने MSc किया है जियोलॉजी से, या फिर अप्लाइड जियोलॉजी से, या जियोफिजिक्स से, या फिर अप्लाइड जियोफिजिक्स से, या अगर आपने MTech किया है इन सभी ब्रांच में, सब्सिडरीज़ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कंडीशन यही है कि 60% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद ये बोला गया है कि जो भी आपने BE किया है, BTech किया है, BSc किया है, MSc किया है, MTech किया है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो BE BTech किए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनका कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो UGC से अप्रूव्ड है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें यह है कि जो AICTE से अप्रूव्ड है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन UGC से भी बहुत सारे अप्रूव्ड कॉलेज है और बहुत सारे ऐसा कॉलेज है जो एक्ट के आधार पर चल रहा है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, मतलब मिनिमम मार्क्स जो आपका होना चाहिए वो, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर है, कोई भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 60% मिनिमम मार्क्स लाना है। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। और अगर आप SC ST या फिर PWD यानी पर्सनस विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो आपका 55% होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप इस बार अपीयर हो रहे हैं, यानी 2020-21 सेशन में है और आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है सेमेस्टर का, फाइनल ईयर का, और तो आप तब भी आप इस
जो एग्ज़ाम है कोल इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनी है, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, बशर्ते इसमें कंडीशन ये है कि जब भी डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ऐसा कुछ भी होगा तो उससे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट अपना प्रस्तुत करना पड़ेगा। उस टाइम कंपनी आपसे बात भी नहीं करेगी, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेगी इस चीज़ को लेके, और आपको डायरेक्टली रिजेक्ट होना पड़ेगा, इनवैलिड होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बताया गया है वो यही सब चीज़ है। उसका नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है उसमें क्लियर बताया गया है कि कौन कौन सा ब्रांच है इंजीनियरिंग का जो रिलेवेंट फील्ड में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की बात करूं तो कौन कौन से एलिजिबल ब्रांच है। जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं। कौन एलिजिबल नहीं है इसके बारे में आपको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से कुछ किया है, बीटेक वगैरह, पावर सिस्टम से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, पावर इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंजीनियरिंग, इसमें अगर किया है तो आप एलिजिबल नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल से फॉर्म भरें। मैकेनिकल की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन वाले, इंडस्ट्रियल वाले, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और किसी भी डिसिप्लिन का मैसअप करके जो होता है वो अगर आपने किया है तो अप्लाई नहीं कर सकते। सिविल की बात करें तो इसमें भी आपका साफ सुथरा सिविल होना चाहिए। अगर सिविल विद आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ऐसा आपने कुछ किया है स्पेसिफिक ब्रांच में तो अप्लाई नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी सिर्फ इंडस्ट्रियल से किए हैं तो कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल साथ में अगर किए हैं तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते। टेंटेटिव वैकेंसी की बात करें तो माइनिंग का 253 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल का 117, मैंने इसको डिटेल में बताया है। बट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो ओबीसी वाले कास्ट कैटेगरी में आते हैं, एनेक्सचर 1 या एनेक्सचर 2 में आते हैं, और जिनका फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख रुपये से कम है, वही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। बशर्ते आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एसडीओ लेवल का होना चाहिए, मतलब आपका डीसीएसपी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे नीचे यानी अनुमंडल अंचल वाला नहीं चलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी बहुत सारा सीट रिजर्व रखा गया, अलग से छोटा छोटा बहुत सारा सीट रखा गया है। अब फाइनली मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो GATE यानी गेट 2021 के स्कोर के हिसाब से होगा, यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो होता है, हर साल ये वैकेंसी निकाला जाता है, हर साल गेट का फॉर्म निकलता है, हर साल लोग अप्लाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसमें कुछ उनका मार्क्स होता है, स्कोर होता है, तो उस स्कोर के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो रेशियो होगा वो 1:1.50 होगा। मतलब ये हुआ कि मतलब अगर मान लीजिए कि 3 सीट का वैकेंसी है तो 7 या 8 सीट के लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट इसी को देख के, गेट का स्कोर को देख के बनाया जाएगा और एक वेबसाइट में, कोल इंडिया लिमिटेड का वेबसाइट में है, वो डाला जाएगा। साथ ही साथ आपको सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड ईमेल आपने डाला होगा वही ईमेल में एक ईमेल भेजा जाएगा। तो ईमेल आप चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम। उसी में आपको ये बताया जाएगा कि डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आना है, IME यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कब आना है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, IME होगा, और उसके बाद फिर जाकर के आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर बात करूं तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी है, चाहे क्रीमी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो आपको नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है वो 1000 प्लस GST 180, मतलब 1180 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST EWS कैटेगरी से हैं तो फिर आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, आपको एग्जम्पशंस दिया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ये पेमेंट करने हैं। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो उसी टाइम आपको पेमेंट पोर्टल खुलेगा, तो उसी में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, आपको ड्राफ्ट वगैरह ऐसा कुछ बना के ऑफलाइन नहीं भेजना है। इसके बाद अपर एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि 30 ईयर होना चाहिए 4 अगस्त 2021 के लिए, जनरल हो चाहे EWS कैटेगरी के हों। OBC हैं अगर आप तो रिलैक्सेशन 3 साल का मिलेगा, SC ST हैं तो 5 साल का, एज़ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD वाला जो कैंडिडेट है, जनरल है तो 10 साल, OBC है 13 साल, SC ST है 15 साल आपको दिया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट है 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 तक, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से 5 साल दिया जाएगा अगर इसके डोमिसाइल हैं। तो अगर इसके बाद के हैं तो फिर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपका एज रिलैक्सेशन काउंट करना है तो 4 अगस्त 2021 तक आपको देखना है। अगर कोई भी 56 साल से ऊपर के हो चुके हैं, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में आते हैं, आपको फिर अप्लाई नहीं कर सकते।
रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो 40% रखा गया है सीट ऐसे ऐसे करके। तो भी इस चीज़ को पूरा पूरी पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका नॉर्म्स लिखा गया है। मैं एक काम करूँगा, इसका पीडीएफ जो है मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। मैं वहाँ पे ऐसे ही पीडीएफ डालता रहता हूँ। अगर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया होगा, आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी चल जाएंगे। अगर नहीं भी तो फिर ब्लैक डायमंड लिख के टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ऐसे ही न्यूज़ वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मैं देता रहता हूँ। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कंपनसेशन एंड पे के बारे में अगर बात करूँ तो जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी होगा, इसमें पहला ईयर जो आपका सैलरी होगा वो 50,000 पर मंथ होगा, मोटा मोटी पकड़ लीजिए, ठीक है। 50,000 से 1,60,000 होगा, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। बट 1 साल का ट्रेनिंग के टाइम आपका 50,000 सैलरी रहेगा। इसके बाद उस टाइम आप E2 ग्रेड में, यानी एग्जीक्यूटिव का 2 जो ग्रेड होता है उसमें आप जाएंगे, जॉब करेंगे। देन आपको 1 साल के बाद E3 ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा और उस टाइम आपका सैलरी 60,000 से लेकर के 1,80,000 रुपये रहेगा। मतलब स्टार्टिंग आपका जो है वो 60,000 रहेगा। ये आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसके बाद आपको अगर इस टाइम आपका साइड से बेसिक पे तो मिलेगा ही, साथ में DA, HRA और उसके बाद जो अलाउंसेस होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म में लिखे गए हैं, जो भी लीव है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, CMPF वाले हैं, CMPS वाले हैं, ग्रेजुएटी है, CIL एग्जीक्यूटिव डिनाइड है। मतलब एक तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में भी आपका शुरू का जो प्रोबेशन पीरियड है, 1 साल का ट्रेनिंग और 1 साल का जो ऐसा ही है, उस टाइम आपका सैलरी उतना ना हो, लेकिन 2 साल के बाद आपका सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा, क्योंकि DA, HRA ये सभी चीज़ें जितने भी अलाउंसेस हैं इसमें थोड़ी मोड़ी बढ़ोतरी होगी। और वही छोटे छोटे बढ़ोतरी है, चाहे आपका तेल वाला पैसा है ऐसे लेकर के बहुत सारा जो चीज़ है सब बढ़ेगा और एक मोटा रकम बन जाएगा, एक मोटा फिगर बन जाएगा जो अच्छा खासा सैलरी में इजाफा करेगा। पोस्टिंग की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड में आपको कोई भी सब्सिडरी में कहीं पर भी आपको किसी भी जगह पे पूरा इंडिया में भेजा जा सकता है, आप मना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ा बात यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप एक बार सेलेक्ट कर लिए गए हैं, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, IMA करा लिया है और आप ज्वाइनिंग का अर्जी दे दिए हैं, तो फिर आपको एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आप ज्वाइन कर लिए हैं तो 60 महीना यानी कि 5 साल तक लगातार आपको कोल इंडिया लिमिटेड में सेवा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो 3 लाख रुपए का जो आपका एग्रीमेंट बॉन्ड है प्लस GST जो लगेगा वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोल इंडिया लिमिटेड से कोई ऐसा जॉब छोड़ेंगे, क्योंकि 3 लाख रुपये आपका मे भी सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, बट बहुत अच्छा लाइफ है CIL में। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड का जो बोर्ड है, मेडिकल कमेटी है, वही लेगा, जो DPC कमेटी हम लोग बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से। अब मैं बताता हूँ अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे साइट दे रहा है www.coalindia.in, इसमें जाएंगे, करियर विद CIL में जाएंगे, जॉब एट कोल इंडिया में जाएंगे, करंट जॉब नोटिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, बट अगर आप कमेंट करके कहते हैं कि अप्लाई करके दिखाइए तो मैं कर दूंगा। इसके बाद आपको इसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, चाहे मैट्रिक का हो, प्रोविजनल डिग्री हो, पासिंग हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी हो, सेमेस्टर, इसमें सारा सेमेस्टर, फाइनल ईयर वगैरह सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे। OBC अगर SC ST PWD का लाभ लेना चाहते हैं, AWS का लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी, अगर एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, NOC लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप अपलोड कर लेंगे, फी वो कटवा लेंगे। और इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है कि जो इंडियन नेशनल के हैं तो वही अप्लाई कर सकते हैं, NRI हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इंडियन हो। और AICT और UGC अप्रोप्रिएट स्टैच्यूटरी वाला को माना गया है, जैसे कि मैंने बताया, UGC वाले से अगर आप करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन यह मैं कुछ कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है मंडे टू फ्राइडे करके, यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप इस फ़ोन नंबर पे कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेरी करना है, फॉर्म रिलेटेड, फॉर्म भरना है से लेकर के कुछ भी, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा वहाँ पे कॉल करके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराएंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, तब उस ईमेल आईडी को और उस फ़ोन नंबर को आप ज़रूर से सेव करके रखिएगा, बचा के रखिएगा, क्योंकि आपका अगर नाम आ भी गया लिस्ट में, तब भी जब DV होता है, DV आपको मेल किया जाता है, तो उस टाइम आपको पता नहीं चल पाएगा, बहुत सारा इनकन्वीनियंस आएगा। तो उसके लिए आप अपना ईमेल जो है वो संभाल के रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।